सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम को जब संदीप ऑफिस से घर आया तो उसकी पत्नी कविता ने कहा, संदीप, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ, कहो। दोपहर में भी तुम फोन कर रही थी पर मेरे पास फोन उठाने के लिए समय नहीं था। अभी बोलो, क्या बात करनी है? संदीप ने कहा तो कविता बोली, देखो संदीप, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। उसका इतना कहना हुआ कि संदीप जोर से भड़क उठा। तुम्हें किस बात की कमी है कविता, जो तुम जॉब करने की बात करी हो? तुम्हें पता तो है ना, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। अच्छा, तो फिर रेणुका कैसे कर रही है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या उस पर ये नियम लागू नहीं होता? क्या सिर्फ मुझ पर ही इस घर के नियम लागू होते हैं? गुस्से से कविता ने कहा तो संदीप बोला, वो शादी से पहले से जॉब करती आई है और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। उसने इंजीनियरिंग की है और तुमने मुश्किल से ग्रेजुएशन की होगी, और वो भी पता नहीं ठीक से पढ़ी भी हो या नहीं, या फिर यूं ही डिग्री लेकर बैठ गई हो और जॉब करने की बात करी हो। इतना कहकर संदीप व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर फिर से बोला, ऐसे भी तुम्हें कोई काम तो देने वाला नहीं, और गलती से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हजार कमा लोगी, और इन 2 पैसों से क्या कर लोगी? आखिर तो मेरे पैसों से ही चलेगा। बड़ी आई दुनिया में दूसरों से बराबर करने वाली। चुपचाप बच्चे संभालो और चूल्हा चौका देखो। ये जॉब वो अब तुम्हारे बस की नहीं। पुरुषत्व अहंकार में भरकर संदीप ने कहा। संदीप की ऐसी बातें कविता को चुप जाती, पर आज उस चुभन को कविता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट लगती। इसलिए आज वो तेज आवाज में बोली, मैं तो अब नौकरी जरूर करूंगी संदीप, और पैसे भी कमा कर दिखाऊंगी। और रही बात 2-4 पैसे कमाने की, तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं कितने पैसे कमा रही हूँ, बल्कि ये मायने रखेगा कि मैं इन थोड़े से कमाए पैसे से खुश रहूंगी या नहीं। दूसरी बात, मुझे बार बार छोटी चीज के लिए कम से कम आपके सामने हाथ तो नहीं पसारने पड़ेंगे, और ना ही आपकी चली कटी सुननी पड़ेगी। उसकी बात सुन संदीप चिल्लाते हुए बोला, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। एक बार मैंने मना कर दिया ना, तो बस तुम नौकरी नहीं करोगी तो मतलब नहीं करोगी। और हाँ, माँ बाबूजी भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए ख्वाब देखना बंद करो और जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, क्योंकि ख्वाब नहीं देखेगी और क्यों नहीं करेगी सविता नौकरी। और ये तुझे किसने कह दिया कि इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती? जब छोटी बहू रेनिका जॉब कर रही है तो कविता क्यों नहीं करेगी? मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, इसलिए अब से कविता भी नौकरी करेगी। कविता की सास रुक्मणी जी अंदर आते हुए कहा, और कविता के सिर पर हाथ रखकर बोली, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सास के बदलते रंग देखकर कविता को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो सास आज तक उसका साथ नहीं दे पाई, वो आज कैसे उसके साथ खड़ी हुई। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसने शादी के कुछ महीनों बाद नौकरी करने की बात कही, तो रुक्मणी जी ने अपने सास वाले तेवर में साफ साफ इनकार किया, और आज बिना कुछ कहे मान गई। यही बात कविता को हजम नहीं हुई, इसलिए रात को जब रुक्मणी जी अपने कमरे में लेटी थी, तभी कविता उनके पास जाकर उनके पैर दबाने लगी, और फिर पैर दबाते दबाते अपने दिल की बात सास के सामने रखा। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना बहू, क्या बात है? माँ जी, जब मैं शादी करके आई तब तो आपने नौकरी के लिए मना किया, फिर आज इतने सालों बाद आपने हाँ कैसे की? बहू की बात सुनकर रुक्मणी जी उठकर बैठी और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बड़ी बहू, उस समय मेरे अंदर सास वाला रोल था।
पर अब जब तुम्हें दुखी होते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। मुझे भी तेरा दर्द दिखता है। जब तुम संदीप से अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए पैसे मांगती हो और उसका यूं खींचते हुए पैसे देना मुझे कहीं ना कहीं चुप सा जाता है। और फिर तुम जब अपनी देवरानी रेणुका को उसका पैसा देकर खुद पर खर्च करते हुए देखती हो तब तुम्हारी आंखों में अपनी इच्छाओं को दबाते भी देखा है। उसी तरह जब घर के सब लोग तेरी तुलना रेणुका के साथ करती हैं तो भी मेरा अंदर से दिल दुखी होता है। तो दिन भर सबके लिए एक टांग पर खड़ी रहती है, घर का हमारा, अपने बच्चों का, रेणुका के छोटे विवान का, यहाँ तक कि रेणुका के हिस्से का भी काम खुद के जिम्मे लेती है। तब मन और कचोटता है और मुझे तेरे लिए काफी दुख होता है। कविता, मैं नहीं चाहती कि तू अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रही। तू सबके बारे में सोचती है पर तेरे बारे में कोई नहीं। और तूने भी शायद यही सोचकर शादी के इतने सालों बाद नौकरी का फैसला किया होगा। तुझे पता है बहू, मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। जब तक मैं अकेली थी तब सब ठीक था, सब मुझे बहुत प्यार करते। पर जैसे जैसे मेरी देवरानियां ब्याह करके आने लगी वैसे वैसे मेरी तुलना उन सब से होने लगी। पैसे में भी, कपड़े में भी, समझदारी में, तो कभी रंग रूप में। और हर बार मुझे कम आका जाने लगा, जो मुझे बहुत तकलीफ देता। तेरे ससुर जी बिल्कुल संदीप के जैसे बात करते, हमेशा मुझे दूसरों की तुलना में कम आंकते। उस समय मेरा भी मन बहुत दुखता था पर मैं कुछ नहीं कर सकी। आखिर बड़ी बहू जो थी उस घर की, तो मन मार कर जीने की आदत हो गई। पर तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी बहू, ये वादा रहा। कहते कहते रुक्मणी जी की आंखें सजल हो गईं। फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, इसलिए मैंने चाहा है कि तू अपनी जिंदगी का सपना पूरा करे। और अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए, इसलिए तू अपने मन मुताबिक नौकरी ढूंढ ले और सबको दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं। भले ही तुम 2 पैसे कमाओगी पर शांति से जी पाओगी। यूं दुत्कार कर तो नहीं सहना पड़ेगा। रुक्मणी जी के दिल की बात सुनकर आज कविता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपनी सास का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोली, मैं कितनी गलत थी माँ। मैंने कैसे सोच लिया कि आप भी पूरे परिवार की तरह मुझे बेवकूफ समझती हैं, अनपढ़ समझती हैं। पर आप तो मेरी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका और हमदर्दी निकली। कितना सोचती हैं आप मेरे बारे में। शायद मेरी सगी माँ भी इतना नहीं सोच पाती। धन्यवाद माँ जी, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। ऐसा कहकर रुक्मणी गले से लग गई, लेकिन तभी उसे अचानक अपने ससुर का ख्याल आया तो तुरंत उसकी खुशी वाला चेहरा उतर गया और मायूस होते हुए बोली, पर बाबूजी तैयार होंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं होंगे, और नहीं भी होंगे तो मैं मनाऊंगी। अपने लिए ना सही तेरे लिए जरूर लड़ने को तैयार हूँ। तू चिंता मत कर और नौकरी ढूंढ। रुक्मणी जी ने प्यार से उसके गाल सहलाते हुए कहा तो कविता बोली, माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने पहले ही नौकरी के लिए इश्तेहार देखी थी, इसलिए कल ही मुझे प्राइवेट स्कूल में हिंदी की शिक्षिका के लिए जॉब का ऑफर मिला है और सैलरी भी 10,000 है। और माँ जी, वो कल से ही ज्वाइन करनी है। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर तो कोई नौकरी हो ही नहीं सकती। आत्मसम्मान भी, पैसे भी और इज्जत भी। चुप चुप जिए बहू। अब से रेणुका के घर के आधे काम करेगी और अब उसके पास नौकरी जैसे शब्द का बहाना भी नहीं रहेगा और ना ही उसे किसी का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अब तू जा बहू, आराम कर। तुझे कल से काम पर भी तो जाना है। जी माँ जी, कहकर सविता अपने कमरे में चली गई। दरअसल कविता की देवरानी रेणुका की शादी को 2 साल हुए थे और जब से वो इस घर की बहू बनकर आई थी तब से घर के सभी लोग,
उसे बहुत तवज्जो देने लगे थे। घर की छोटे छोटे विचार में उसका भी सहमति ली जाती, यहाँ तक कि ससुर जी भी उसी की सहमति लेते थे। कविता का पति संदीप भी अक्सर कविता के पास आकर रेणुका की शैक्षणिक योग्यता देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता, और वो थी कि 24 घंटे बस अपने घर के काम में व्यस्त रहती। इसलिए सुबह से रात तक सारे घर के काम की कविता के जिम्मे आ जाते। खैर, रात यूं ही बेसब्री से निकली और सुबह हुई। कविता ने सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार किया और सबका टिफिन पैक किया। फिर दोनों बच्चों को उठकर तैयार किया और खुद भी तैयार होने लगी, जिसे देखकर उसका पति संदीप मन ही मन बुदबुदाते हुए बोला, हो लो जितना मर्जी तैयार होना है, पर बाबूजी रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, तब समझ आएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन किस लायक है। ऐसा सोचते हुए संदीप अपना बैग बाहर निकल कर आया तो कविता तैयार होकर पीछे पीछे बच्चों को बाहर लाई। लेकिन तभी कविता के ससुर राम प्रसाद जी आए और कविता को देखकर बोले, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बच्चों को स्कूल में कुछ काम है क्या? कविता मुख बनकर रह गई, लेकिन जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसकी सास रुक्मणी जी वहां आई और बोली, बच्चों के स्कूल में कुछ नहीं है। वो बड़ी बहू को स्कूल में हिंदी शिक्षिका की नौकरी मिली है तो आज से ज्वाइन करी है। इतना सुनते ही राम प्रसाद भड़क गए, तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? बड़ी बहू अभी के अभी अंदर जाओ। टीचर की नौकरी करके हमारे घर की इज्जत पानी में मिलाने जा रही थी। छोटी बहू को देखकर तुम्हारे पैर निकल रहे हैं। अरे वो आज की लड़की है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानती है, पर तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन फिर भी तुम आज तक हम सब पर निर्भर हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना ज्ञान है और ना ही दुनियादारी की समझ है। और जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं हो, वो दुनिया से बराबरी करने चली है। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मैंने कहा ना, बड़ी बहू अभी के अभी अंदर जाओ। राम प्रसाद जी के इतना कहने पर भी कविता वहीं खड़ी रही, क्योंकि आज वो वापस अंदर जाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाया था। इसलिए वो बिना डरे बोली, बाबूजी, आज तक मैंने वही किया जो सभी ने चाहा, पर आज मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। और हाँ बाबूजी, मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, ना समझ हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बल्कि ये मेरे संस्कार हैं जो आज तक सर झुकाकर सबकी बात मानती आई हूँ। अगर मैंने दुनियादारी की समझ दिखाई ना, तो ये घर अभी के अभी टूट जाएगा बाबूजी। अपनी देवरानी रेणुका की तरफ नजर डालकर कविता ने कहा। फिर अपने पति को काफी देर से कविता को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, उसकी तरफ देखकर बोली, आज जो मेरे पति निश्चिंत यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उसकी वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैंने उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई होती तो इन्हें इतनी आज़ादी नहीं मिलती। और इन सब के बदले अगर मैंने आज अपने बारे में सोचना शुरू किया तो क्या बुरा किया बाबूजी? क्यों घर की छोटी बहू को हर चीज़ की आज़ादी दी जाती है और बड़ी बहू पर पाबंदियां लगाई जाती हैं? बाबूजी, क्यों हर बार मेरी तुलना छोटी बहू से की जाती है और फिर मुझे बड़ा बुरा कहा जाता है? कभी मेरी देवरानी को मेरे द्वारा किए गए काम से तुलना की जाती है। मैं 24 घंटे काम करती हूँ और उससे कई ज्यादा करती हूँ, पर किसी को नहीं दिखता मेरे द्वारा किए गए काम। अगर बाहर जाकर पैसे कमाना ही खुद को बेहतर साबित करना है तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा ये मौका? बताइए बाबूजी, क्यों? कविता के सवालों का जवाब आज राम प्रसाद जी के पास नहीं था, इसलिए वो चुपचाप सर झुकाए अंदर गए और कविता का पति, उसके देवर देवरानी भी शर्मिंदगी महसूस करते हुए ऑफिस गए और रुक्मणी जी
अपनी बड़ी बहू की बलाइयाँ उतारते हुए बोली, वाह बहू, आज तूने सबकी बोलती बंद कर दी। आज तूने साबित कर दिया कि तेरी भी कुछ अहमियत है। जा बेटा, तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। कहते हुए रुक्मणी जी ने कविता को दही शक्कर खिलाया तो कविता ने रुक्मणी जी के पैर छूकर प्रणाम किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नए सफर पर निकल पड़ी दुनिया से बराबरी करने। कविता को देख रुक्मणी जी बहुत खुश थी, मानो अपनी जिंदगी की जीत जंग गई हो। वो काम वो नहीं कर पाई, आज वो बड़ी बहू ने करके दिखाया और इसका असर राम प्रसाद पर साफ साफ दिख रहा था। वो आज रुक्मणी जी से नजर मिलाने में कतरा रहे थे। कहीं न कहीं कविता के शब्द उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि उन्होंने रुक्मणी जी के साथ गलत बर्ताव किया। इसलिए वो रुक्मणी जी के पास आकर बोले, रुक्मणी, मैं कितना गलत था, आज मुझे उसका एहसास हुआ। जिस प्रकार मैंने तुम्हें हमेशा अपनी गिरफ्त में रखा, ठीक उसी प्रकार बड़ी बहू भी हम सब की गिरफ्त में रही। मुझे कभी दिखाई नहीं दिया कि बड़ी बहू भी कुछ अरमान होते हैं, उसकी भी जिंदगी होती है, उसे सबका सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसे भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आज तक मैंने क्या किया, बड़ी बहू के हिस्से की सारी जिम्मेदारी दी और छोटी बहू को हद से ज्यादा सर पर चढ़ाया। बड़ी बहू से कभी पूछा नहीं। इसी तरह आपके साथ भी यही करता आया मैं, आपके आत्मसम्मान को गिराता रहा, सबके सामने आपको छोटा बनाकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ता रहा। आप खुद के मन को मारकर और खुद को तोड़कर समझौता करती गई। रुक्मणी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ बड़ी बहू का जिसने मेरी आंखें खोली। राम प्रसाद जी बोलते जा रहे थे। शादी के 50 साल बाद पहली बार राम प्रसाद जी ने गलती का एहसास किया। 50 सालों का जख्म जो इतनी जल्दी कहाँ भरने वाला। खैर, देर से ही सही, पर इस बात का एहसास तो हुआ, तो वो आपको भगवान का शुक्र है कि बहू ने आपकी आंखें पर चढ़े चश्मे को उतार फेंका, वरना तो आप जैसे इंसान को हम औरतों का दर्द कहाँ दिखता है। ऐसा कहकर रुक्मणी जी अपने काम में व्यस्त हो गईं। शाम हुई तो अब सबके घर आने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले कविता खुशी खुशी घर लौटी और आते ही सासू माँ से लिपट गई और बोली, थैंक यू माँ जी, आज आपके मार्गदर्शन के कारण मैं अपने सपनों में पंख लगा पाई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। अभी सास बहू की बातचीत चल ही रही थी कि तभी छोटी बहू रेणुका ने भी घर में प्रवेश किया और आते ही बोली, भाभी जरा चाय और पानी मेरे कमरे में ले आइए, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। प्लीज़ भाभी, थोड़ा जल्दी कीजिए। कहते हुए रेणुका अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी रुक्मणी जी ने कहा, छोटी बहू, आज से घर में अब से अपना काम खुद करेंगे। जिसे चाय पीना है, जिसे नाश्ता करना है, वो अपना हाथ पैर खुद चलाए और खाए, क्योंकि इस घर में कोई भी किसी का नौकर नहीं। सब इस घर में उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि तुम बाहर जाकर करी हो। और हाँ, अब से तो बड़ी बहू भी बाहर जाकर काम करती है, तो फिर घर के सारे काम बड़ी बहू के जिम्मे क्यों? इसलिए आज से दोनों के हर काम की जिम्मेदारियां बराबर हैं। ठीक है छोटी बहू। तभी अंदर से राम प्रसाद जी आए और बोले, हाँ बहू, अगर चाय बनाओ तो सभी के लिए बनाना, क्योंकि बड़ी बहू भी काम से थकी है, इसलिए उसके कमरे में जाकर पहुंचा देना। राम प्रसाद जी के मुंह से पहली बार ऐसा सुनकर रेणुका का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तक तो उसका सर दर्द भी गायब हो चुका था। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा घमंड था, आज वो घमंड चकनाचूर हो गया। इसलिए बाबूजी कहकर रेणुका अपने कमरे में चली गई और कपड़े चेंज करके गुस्से में रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई।
जैसे ही रेणुका चाय बनाकर बाहर आई, वैसे ही संदीप और रेणुका का पति अमित आया और आते ही उन दोनों की नजरें रेणुका के हाथ में पकड़े चाय की ट्रे पर गई। रेणुका के उतरे चेहरे को देख उन दोनों को इतना पता चल गया कि घर का माहौल कुछ बदला है। जहां कभी रेणुका की जगह कविता खड़ी होती थी, आज वहां रेणुका थी। खैर, अमित अपने अपने कमरे में चले गए। संदीप जैसे ही कमरे में गया तो उसकी नजर कविता पर पड़ी। वो बेड पर बैठकर चाय पी रही थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आज जो कुछ भी सुबह से हो रहा था वो कविता के साथ अच्छा ही हो रहा था। इसलिए संदीप ने भी शांति से अपना सामान जगह पर रखा और कविता के पास आकर बोला, आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। वहाँ रेणुका है और जहाँ रेणुका को होना चाहिए वहाँ तुम हो। मानना पड़ेगा कविता, इस बात पर कुछ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पिला दो। आखिर पुरुष वाला अहंकार जो था संदीप के पास तो इतना जल्दी उतरने वाला कहाँ। सॉरी पतिदेव, चाय का पतीला और प्याज रसोई में पड़े हैं, कृपया अपने हाथ चलाएं और खुद पका लें। वो क्या है ना, आज काम का पहला दिन था तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। इतना कहकर कविता अपने काम में व्यस्त हो गई और संदीप वहां खड़ा उसका मुंह देखता रह गया। आज अपनी बहू का बदलता रूप देखकर रुक्मणी जी को भी उस पर गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।